हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। अर्थ को वाइब्रेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जीज की कुछ एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी किसके माध्यम से अर्थ के पार्ट को वाइब्रेट करती है। सरफेस के नीचे अगर डायस्ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है, यानी किसी भी सतह के नीचे अगर विवर्तनिक क्रिया हो रही है, तो ये विवर्तनिक क्रिया क्या करती है? ये विवर्तनिक क्रिया सरफेस को हिलाती है, वाइब्रेट करती है। और ये वाइब्रेशन किन के माध्यम से होता है? ये वाइब्रेशन अलग अलग रेज के माध्यम से होता है। और इन रेजेस की स्टडी, यानी जो वेव्स होती हैं, रेज ना कहकर उन्हें वेव्स कहेंगे हम, इन वेव्स की स्टडी को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। यानी ये जो वेव्स होती हैं इन्हें हम सीस्मिक वेव्स कहते हैं। सीस्मिक वेव जो अर्थक्वेक के समय या भूकंप के समय रिलीज होती हैं। जैसे ये सरफेस है, इस प्लेस पर अर्थक्वेक रिलीज हो रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। यहां से एनर्जी जहां पहुंचती है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। ठीक, अब इस हाइपोसेंटर और एपिसेंटर के बीच में जो वेव्स ऊपर की तरफ पहुंचती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक वेव है P, दूसरी वेव है S और तीसरी वेव है L। इन्हीं वेव्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब एक रेखा होती है जिसमें हम कहते हैं सम भूकंप या सम भूकंप, या समान रूप से जो भूकंप आए। समान रूप का मतलब क्या है? कि एक ही जैसा इंटेंसिटी वाला, या सम भूकंप आघात रेखा, या इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? एक ही जैसे इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक। जैसे कहीं पर 5 का आया, यहां भी 5 का आया, यहां भी 5 का आया, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं भूकंप समाघात रेखा या सम भूकंप आघात रेखा। इसे कहते हैं भूकंप समाघात भी कहते हैं, भूकंप समाघात या आइसोसीस्मल लाइन। क्या कहेंगे? आइसोसीस्मल। आइसोसीस्मल लाइन। दो अलग अलग लाइन ऐसी आपको मिलेंगी, एक आइसोसीस्मल लाइन आएगी और दूसरा होगा होमोसीस्मल लाइन। समान तीव्रता के भूकंप वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली, या एक ही जैसे भूकंप तीव्रता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा सम भूकंप रेखा कहलाती है, या सम भूकंपमाघात या भूकंप समाघात। अब इन वेव्स की स्टडी को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। और वेव्स की, सीस्मिक वेव्स की स्टडी, यानी इनके बारे में जो गणना की जाती है वो एक ग्राफ पे की जाती है, और उस ग्राफ का नाम क्या है? सीस्मोग्राफ। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, सीस्मोग्राफ पे ये जो पी, एल और एस वेव्स होती हैं इनको अंकित किया जाता है, और जो यूनिट या कह सकते हैं जो जिस स्केल पर, स्केल कौन सी होती है, स्केल होती है रिक्टर। रिक्टर भी होती है और मार्केली भी होती है। यानी रिक्टर स्केल वो पैमाना है जिससे भूकंपीय तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता का अंकन यानी उनको पढ़ा कहां जाता है, वो सीस्मोग्राफ पे पढ़ा जाता है। और भूकंपीय तीव्रता जहां सबसे पहले पहुंचती है उसी प्लेस पर वो सीस्मोग्राफ उसको स्टडी करता है, वो होता है एपिसेंटर। अब होमोसिस्मल लाइंस क्या है? होमोसिस्मल लाइन एक ही समय पर आने वाले भूकंप को मिलाने वाली रेखा। जैसे यहां पर 5:10 पे भूकंप आया है, यहां भी 5:10 पे भूकंप आया, यहां भी 5:10 पे भूकंप आया। अब तीनों को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? होमोसिस्मल। और अगर एक ही तीव्रता का भूकंप हर जगह आया हो तो आइसोसिस्मल। यानी ये क्या है? प्लेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। प्लेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी यानी एक जैसी तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली अगर रेखा होगी तो वो क्या होगी? इक्वल इंटेंसिटी। याद रखना ये टर्म, इंटेंसिटी यानी तीव्रता, इक्वल इंटेंसिटी यानी तीव्रता, समान तीव्रता वाले भूकंपों को मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मल। एक ही प्लेस पर या एक ही टाइम पर अलग अलग प्लेसेस में जो अर्थक्वेक आएगा उनको मिलाएंगे रेखा से तो क्या होगा? वो हीमोसिस्मल। इसको कहेंगे इक्वल इंटेंसिटी प्लेसेस, द लाइन विच कनेक्ट्स द इक्वल इंटेंसिटी प्लेसेस। वह रेखा जो समान तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्रों को मिलाती है वो है आइसोसिस्मल। और एक ही समय पर अगर अलग अलग स्थानों पर भूकंप आया हो तो उन सबको मिलाने वाली रेखा जो होती है वो होमोसिस्मल। अब जब भूकंप आता है तो वो 3 फेजेस में आता है। आगे बढ़े। अर्थक्वेक जो आता है वो 3 फेजेस में आता है। अर्थक्वेक के फेजेस 3 फेजेस कौन कौन से? सबसे पहले होगा प्राइमरी ट्रिमर यानी प्राथमिक कंपन। ठीक, सबसे पहले जब अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा? प्राइमरी कंपन। ठीक है। उसके बाद ये तो कभी कभी ये होता है कि बहुत कम तीव्रता, बहुत कम तीव्रता। ऐसी भी कंडीशन होती है कि कभी कभी पता ही नहीं लगता। हाँ,
जानवर को पहले ही पता लग जाता है। हाँ, कभी कभी पता नहीं चलता। उसके बाद क्या आएगा? प्राइमरी के बाद सेकंड प्राइमरी। सेकंड प्राइमरी ट्रिमर। सेकंड प्राइमरी ट्रिमर। ठीक, इसमें क्या होगा? दूसरा कंपन, भूकंप का आभास इसमें हो जाता है। ठीक है, दूसरा कंपन प्राथमिक की अपेक्षा, प्राथमिक कंपन की अपेक्षा तीव्र। प्राथमिक कंपन की अपेक्षा क्या होगा? तीव्र होगा, बहुत तीव्र होगा प्राथमिक कंपन की अपेक्षा। और दूसरी खास बात यह है कि प्राथमिक के बाद जल्दी ही आता है। प्राथमिक के बाद शीघ्र ही आता है। फिर आएगा मेन ट्रिमर। मुख्य कंपन। सबसे तेज सर्वाधिक तीव्र। देखो, पहले आया प्राथमिक, बहुत कम तीव्रता, कभी कोई पता नहीं लगता। उसके बाद आएगा सेकेंडरी ट्रिमर, दूसरा कंपन जो है वो प्राथमिक की अपेक्षा तेज होता है, पता लगता है। फिर आएगा मुख्य कंपन या मेन ट्रिमर, ये सर्वाधिक तीव्र होगा। और सर्वाधिक तीव्र होगा तो विनाशकारी भी होगा। अभी नहीं, अभी हम पीएसएल की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं अर्थक्वेक फेजेस। अभी तो हम अर्थक्वेक के फेज की बात कर रहे हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार। अब हम केवल फेज की बात कर रहे हैं, अभी हम वेव्स की बात कर ही नहीं रहे। क्लियर? अब चलो, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ seismic waves। types of seismic waves। अब देखो seismic waves कितने तरीके के हैं? There are mainly three types of seismic waves: P waves, S waves, and L waves। अब ये मेनली तीन तरह की है, इसके अलावा भी तीन तरह की वेव्स होती हैं।
ठीक। अब पी वेव्स को हम क्या कहते हैं? पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ठीक, ये कैसी हैं? ये दाब तरंगे हैं, या जिसे हम कहते हैं प्रेशर वेव्स। इसीलिए पी वेव्स कैसी होती हैं? पी वेव्स ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। पी वेव्स कैसी होंगी? ध्वनि तरंगों की तरह। और ध्वनि तरंग क्या करती है? ध्वनि कैसी है? दाब तरंग है, प्रेशर वेव्स है। इसीलिए पी वेव्स कैसी होती हैं? प्रेशर क्रिएट करती हैं। और खास बात क्या है कि इनमें जो अणुओं की गति होगी वो क्या होगी? वो आगे पीछे होगी। यानी जो इनके पार्टिकल्स रन करते हैं वो कैसे करेंगे? ऐसे आगे पीछे धक्का देते हुए। ठीक है, अणुओं की गति आगे पीछे धक्का देते हुए होती है। इन्हें कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं क्योंकि दाब तरंगे हैं। सबसे पहले ये दिखाई पड़ती हैं और 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की रफ्तार, 8 किलोमीटर टू 14 किलोमीटर पर सेकेंड। एट टू 14 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड। 8 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड। पी वेव्स की खास बात होती है कि ये 2 मिनट के अंदर अपने एंटीपोडल प्लेस पे पहुंच जाती है। मतलब अपनी प्रतिध्रुवीय स्थिति। मान लिया यहां से भूकंप स्टार्ट हुआ, पी वेव्स यहां पहुंची। मान लिया भूकंप यहां से स्टार्ट हुआ, पी वेव्स यहां पहुंची। इसके ठीक विपरीत दिशा में एंटीपोडल यानी प्रतिध्रुवीय स्थिति में, प्रतिध्रुवीय दूरी पी वेव्स 2 मिनट में पूरी करती है। तो बताया है, यहां से भूकंप स्टार्ट हुआ, यहां पहुंचा। अब इसके विपरीत ध्रुव कहां है? यहां है ना, इसके विपरीत की स्थिति। तो इस स्थिति में पहुंचने में से कितना लगता है? सिर्फ 2 मिनट। कोई भी भूकंप स्टार्ट होगा, मान लिया यहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, यहां तक पहुंचता है, यहां से यहां पहुंचने में कितना देर लगेगा? उसे 2 मिनट। और पी वेव्स तो पृथ्वी पे चाहे इतना कैसे होगा? पृथ्वी पे मैक्सिमम दूरी मान के ही चला है। अरे भाई 14 किलोमीटर पर सेकेंड है।